हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में 11वीं क्लास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में संबंध एवं फलन दूसरा पार्ट, इसमें आज हम विविध प्रश्नावली 2 को सॉल्व करा रहे हैं। यह अंतिम वीडियो होगा इस चैप्टर का मेरा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप इबारती में ही थोड़ा देख लें। यहाँ दो फंक्शन दिए गए हैं, दो फलन f(x) और g(x) जो इस तरह से डिफाइन है। आपको प्रूफ करना है, इबारती में ये दिया है कि दर्शाइए कि f एक फलन है और g एक फलन नहीं है। तो फलन का परिभाषा पहले अपने ध्यान में लाइए, फलन का डेफिनेशन क्या होता है। वैसे तो इसका प्रांत तो इससे ही स्पष्ट हो रहा है। ये फलन किन मानों पर परिभाषित है, ध्यान दीजिए। 0 से बड़ा x, 3 से छोटा या बराबर, और 3 के बराबर या बड़ा और 10। तो यानी 0 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं हैं वो इसके प्रांत होगा, वो तो इससे स्पष्ट है। हम ये देखते हैं फलन होने का शर्त क्या था। फलन मतलब इन सभी अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब बने तो फलन है। कहीं भी एक अवयव के दो प्रतिबिंब बने तो फलन नहीं होगा। तो देखते हैं, चलिए 0 किससे से रिलेटिव होगा। तो जब इक्वल 0 तो 0 आपका डिफिनीशन ये होगा, तो 0 ही होगा। x² तो 0²। 1 मतलब 3 से छोटा या 3 के बराबर है तो x² फलन का परिभाषा है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 3 इक्वल है तो ध्यान दीजिए इसका एक डिफिनीशन और है। 3 इक्वल x है तो 3x भी है, तो इससे भी मैच कर लें। 3x 3 गुणे 3 9, तब भी 9 ही होगा। बस यही एक पॉइंट था। और उसके बाद 3 से बड़ा पर जाएंगे 4 5, तो सब ठीक है, मिलेगा अलग अलग। 4 4 3 12, अब ये डिफिनीशन होगा। 5 के लिए 15, सबका अलग अलग होगा, इसलिए यह फलन है। आप कहेंगे क्योंकि x के प्रत्येक अवयवों का, प्रत्येक मान का अलग अलग प्रतिबिंब है। अब g की बात करें, g यहां ध्यान दीजिएगा, इसी 3 पर आए आप, जब 2 पर आइए, क्योंकि ये 2 पर बदल रहा है। x2 g2 2 होगा तो 2 स्क्वायर, 2 का मतलब 4 से रिलेटिव है। लेकिन इसमें आएंगे क्योंकि 2 इक्वल 4 यहां पर भी तो है, 2 इक्वल 4 यहां भी है, ध्यान दीजिए। तो f2 का मान 3x भी है, 2 3 6, ये 2 6 से भी रिलेटिव होगा, ये 2 6 से भी रिलेटिव होगा। तो ये कारण होगा ये g फलन नहीं है। ओके, प्रश्न नंबर 2, f(x) = x²। तो ये तो आसान है, आप लगा लेंगे। f(1.1 - f1) अपॉन 1.1 - 1। f(1.1) यहाँ से डिफिनीशन क्या होगा, 1.1 का स्क्वायर, और f1 होगा 1 का स्क्वायर। ये 1.1 में से 1 घटाएंगे तो 0.1, आप 0.1 भी लिख सकते हैं। इसका मान 1.21, 11 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 0.1, इसमें से घटा दें तो 0.21 अपॉन 0.1, ये 2.1 होगा। प्रश्न नंबर 3, f(x) = x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 12। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका प्रांत बताना है। तो एक काम हम कर रहे हैं, इसको इस नीचे फैक्टर कर रहे हैं। तो फैक्टर x - 2 x - 6 ये तो होगा। फैक्टर बहुत इजी है, आप 9th में 8th में पढ़े हैं, इसका गुणनखंड कर सकते हैं। यहां आप ध्यान दीजिए, अगर 2 का हम प्रतिबिंब निकालें तो क्या होगा। यहाँ 2 - 2 जब हर में आएगा 0 तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और f6 निकालेंगे तब भी शायद इनफाइनाइट होगा। यहाँ देख रहे हैं 6 - 6 0 ही होगा। तो क्या प्रांत में 2 और 6 होंगे, क्योंकि 2 और 6 का प्रतिबिंब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो प्रांत में 2 6 नहीं होगा और अन्य सभी होंगे। तो प्रांत ऐसे आप समुच्चय का अंतर के रूप में भी दिखा सकते हैं। दो समुच्चयों का अंतर r डिफरेंस 2 6 लिखते हैं, तो मतलब r में पूरे -∞ से इनफाइनाइट के बीच में 2 6 नहीं होगा। प्रश्न नंबर 4, f(x) = √x - 1, इसका प्रांत और परिसर दोनों बताना है आपको। तो प्रांत में हम प्रांत कैसे ज्ञात करते हैं। प्रांत मीन्स ये होगा, हम ये ढूंढें कि x बराबर कितना मान रखें कि f(x) इनफाइनाइट हो जाए। आप देख सकते हैं अंडर रूट में जब निगेटिव होगा तो इनफाइनाइट होगा। तो संख्या रेखा पर भी देख, 1 से कम ज्यों होगा x का मान, x <1 जब होगा तो f(x) क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट निगेटिव होगा। मतलब प्रांत क्या होगा, अच्छा 1 पर क्या होगा, 1 रखा है, f(1) तो 0 होगा।
तो प्रांत मिल गया आपका। प्रांत क्या मिला, एक या एक से बड़ा होगा और इनफाइनाइट तक होगा। हम ऐसे इंटरवल के रूप में लिख दिए, या आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं यक्स सच दैट तो 1 इक्वल या लेस देन, यानी यक्स का मान एक से बड़ा होगा या बराबर होगा, और लेस देन इनफाइनाइट होगा। और परिसर, परिसर तो आप समझ सकते हैं, जब 1 होगा तो क्या होगा, 0। 1 होगा तो 0, और 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि यक्स की वैल्यू कुछ भी रखते हैं एक से बड़ा, तो ये मान तो एक से बड़ा होगा, तो यानी 0 टू इनफाइनाइट तक होगा इसका मान परिसर। प्रश्न नंबर 5 में इस फलन एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स माइनस 1, इसका भी वही काम करना है, प्रांत और परिसर बताना है। जैसे पिछले सवाल में हम प्रांत परिसर बता रहे हैं, तो प्रांत का मतलब ये होगा कि फलन यक्स के किन मानों पर परिभाषित है, जिन मानों पर परिभाषित होगा वही प्रांत में होगा। तो आप देख सकते हैं, हम पूरे संख्याओं के ही बारे में सोचते हैं, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, और भिन्नात्मक संख्याएं भी, परिमेय संख्या सब इसके बीच में। आप कोई ऐसा इसमें से मान बता सकते हैं जो इसमें पुट करें तो मॉड एक्स माइनस 1 इनफाइनाइट हो जाए, सबके लिए परिभाषित होगा। इसका मतलब प्रांत क्या हो गया, प्रांत हो गया वास्तविक संख्याएं। पूरी वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, प्रांत। अब इसमें देखें, आप चाहे प्लस वाला रखते हैं या फिर माइनस वाला अंक रखते हैं, इसमें ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये मॉड है। आप देखें, चलो मान लो हम -2 रखते हैं, तो यहाँ रखते हैं -2 -1, मतलब यफ -2 की बात करें अगर, तो -2 -1 ये -3, तो फिलहाल 3 ही होगा। तो कोई भी ऋणात्मक संख्या रखेंगे तो ये पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब, अच्छा एक चीज और, 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 - 1 0, 0 से छोटा ये मान कभी नहीं हो सकता है। तो परिसर क्या होगा, परिसर को ऐसे भी लिख सकते हो, यक्स सच दैट यक्स ग्रेटर आर इक्वल 0, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, माने ऑल पॉजिटिव रियल नंबर लिख सकते हैं इसको, यक्स एलिमेंट ऑफ आर, इस तरह से बना सकते हैं। ये हो गया आपका परिसर, तो इसका प्रांत और परिसर। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में प्रश्न आपका है कि यफ ऐसे डिफाइन किया गया है, क्रमित युग्म के रूप में यक्ष कामा यक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये क्रमित युग्म है। सच दैट यक्स के बारे में कुछ जानकारी दिया है, यक्स रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। इसका केवल परिसर बताना है, प्रांत नहीं बताना है। वैसे प्रांत आप देखें भी तो कोई भी अंक लेंगे वो तो पूरा वास्तविक संख्या, यहाँ तो ऑलरेडी प्रांत दे ही दिया है, एक्स एलिमेंट ऑफ आर, तो प्रांत। तो परिसर तो कोई भी नंबर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, कोई भी नंबर लें। जैसे निगेटिव में थोड़ा विचार कर, चलिए 0 पर पहले लिखते हैं, यफ 0 क्या होगा, तो यहाँ 0 रखते हैं तो ये ऊपर जब अंश क्या है 0 का स्क्वायर होगा तो पूरा मान 0 होगा। यफ 1 क्या होगा, 1, तो यहाँ से 1 स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1/2। ऐसा लग रहा है कि इस भिन्न में हर सबसे अंश से बड़ा ही होगा हमेशा। तो F1 इसका मतलब क्या है, अच्छा माइनस करें तब प्लस या माइनस दोनों के लिए ये 1 + 1 ही होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये मान सदैव लेस देन 1 होगा हमेशा। तो क्या मिला, परिसर क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा हमेशा, और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर। तो परिसर होगा आपका, ऐसे दे सकते हैं, यक्ष 0 से बड़ा या 0 के बराबर और लेस देन 1, या इसको आप ऐसे बनाना है अगर इंटरवल के रूप में, ऐसे भी दे सकते हैं, 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 1 कभी नहीं होगा, ध्यान दीजिए, 1 कभी नहीं होगा, 1 से छोटा ही होगा। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है, एफ और जी दो फलन दिए गए हैं, ध्यान दीजिए यहां, और दोनों ही रियल नंबर से रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के ही समुच्चय में डिफाइन है।
एफ एक्स का डिफिनीशन एक्स प्लस 1 दिया है, जी एक्स का डिफिनीशन 2x माइनस 3। तो आपसे पूछा गया एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ अपान जी। अभी पिछले वीडियो में हम आपको फलनों का बीजगणित समझाए थे। तो एफ प्लस जी को आप कैसे लिखते हैं, एफ प्लस जी यक्स है, इसको आप लिखते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये मान यहीं से रख सकते हो। एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है, एक्स प्लस 1, यहां लिख सकते हैं एक्स प्लस 1। जी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3, इसको जोड़ लीजिए बीजगणित से, 2x एक्स 3x माइनस 2। ऐसे एफ माइनस जी एक्स है, इसको आप एफ एक्स माइनस जी एक्स लिख लेंगे, यहां से मान पुट करेंगे। एफ वाई जी एक्स लिखा है, इसको आप एफ एक्स बटे जी एक्स लिखेंगे और यहां से सीधे मान यहां पुट करेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में ऐसे एक फलन क्रमित युग्मों के रूप में दिया हुआ है और इसका अलग से भी डिफिनीशन दिया है, एफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 जो दिया हुआ है, 1 1 का मतलब ये हो गया कि 1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 0 का -1 है, -1 का -3 है। और यहां से भी आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, जैसे हम इस फार्मूले से अगर हम, अच्छा हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न ये है कि ए और बी का मान बताना है। तो अगर हम इस फलन के परिभाषा से f1 की बात करें, f1 निकालना चाहें तो क्या होगा, यहां से x के जगह पर 1 रखते हैं तो a इंटू 1 तो a प्लस b होगा। और अगर हम इस क्रमित युग्म के अनुसार आए तो 1 का प्रतिबिंब होना क्या चाहिए, 1, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितना होना चाहिए, 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें। ऐसे अगर f2 की बात करें, f2 यहां से निकालें तो आप देख सकते हैं 2a प्लस बी होगा और इससे 2 का प्रतिबिंब 3 है तो ये 3 होना ही चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास दो ही राशियों को हल करना है, ए और बी, तो 2 इक्वेशन पर्याप्त हैं। आप चाहें तो 0 और -1 को भी नोट कर सकते थे, लेकिन इतने से ही काम चल जाएगा। ये 2 इक्वेशन बन गए, अब दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली। जैसे युगपत समीकरण हल करते हो, आप लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, तो जैसे 2 में से 1 घटाओगे बी कटेगा, 2a माइनस ए होगा और 3 - 1 क्या होगा, 2 होगा, तो a इक्वल 2 हो गया। फिर लिखते हैं a का मान समीकरण 1 या 2 कहीं रख लो, 1 में रखने पर इसको रखते हैं तो रखिए a इक्वल 2 यहां रखेंगे तो 2 प्लस b इक्वल 1, तो b इक्वल क्या आ जाएगा, 1 -1, b इक्वल -1। अतः a बराबर क्या मिला, 2 और b इक्वल -1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 को आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़ें, बुक में भी देख लें। आपके सामने एक रिलेशन दिया है आर ए बी, क्रमित युग्मों का समुच्चय है, इसको डिफाइन किया गया है, ए बी एलिमेंट ऑफ एन प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए, और ए इक्वल बी स्क्वायर। मूल परिभाषा रिलेशन का ये है, ए इक्वल बी स्क्वायर। तो आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं, इन तीनों कथनों के बारे में आपको ये बताना है कि ये कथन सही है या फिर गलत है। तो जैसे यहां देखिए क्या लिखा है, ए एलिमेंट ऑफ आर, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं स्वयं से संबंधित होगा प्रत्येक ए एलिमेंट ऑफ एन के लिए। तो इसको आप ऐसे पुष्टि कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए, चलिए हम 2 2 की बात करें, एक एग्जांपल ही ले लो। 2 2 एलिमेंट ऑफ आर कब होगा, जब a इक्वल बी स्क्वायर। तो a 2 है और b 2 है, तो क्या 2 इक्वल 2 स्क्वायर ये कथन सही है, कभी नहीं हो सकता है, ये असत्य है, इसलिए यह कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये कथन असत्य है। तो आप ये थोड़ा सा व्याख्या करके ऐसे एक असत्य दिखाना, तो एक कमी पर्याप्त है दिखाने के लिए, ये हो गया आपका। फिर अगर ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, दूसरे के बारे में लोग सोच रहे हैं, जैसे 4 2 लिखे हैं, तो क्या ये बात इसके अनुसार सही है, ए इक्वल बी स्क्वायर, ये क्या 4 इक्वल 2 स्क्वायर, ये सही है, तो इसका मतलब 4 2 आर में है। तो अब यहाँ क्या इसका तात्पर्य एक बी एलिमेंट ऑफ आर, बी ए, तो इसको उल्टा कर दो, 2 4 भी आर में होना चाहिए। तो अब इसको आप जांच करें, इसी डिफिनीशन ये नहीं बदलेगा, यही होगा, ए इक्वल बी स्क्वायर, ए 2 इक्वल
4 स्क्वायर, ये गलत हो गया, इसलिए यह कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि ये नहीं सही हो रहा है। इसके बारे में देखें, ए बी और बी सी, जैसे हम लिखते हैं 16/4, चलिए ये आर में होगा कि नहीं होगा, ए इक्वल बी स्क्वायर, क्योंकि 4 स्क्वायर इक्वल 16 है, ए इक्वल बी स्क्वायर। अब 4 2 लिखें, ये भी बात सही है, क्यों, क्योंकि 4 इक्वल 2 स्क्वायर। तो अब इसमें रिलेशन देखो, ए सी, ए और सी, तो 16 2, ये सही होगा क्या, 16 इक्वल 2 स्क्वायर होता है, नहीं होता है, तो ये कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया। तो ये दिए गए तीनों कथन 9वें क्वेश्चन में असत्य हैं। तो अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, फिर देखते हैं हम लोग 10वां प्रश्न। नंबर 10 में क्या दिया है आपके सामने, 2 सेट दिए गए हैं, ए 1 2 3 4, बी 1 5 9 11 15 16, और एक रिलेशन यहां डिफाइन किया गया है, क्रमित युग्मों का एक समुच्चय दिया गया F 15293145211। यहाँ प्रश्न ये है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको सत्य असत्य बताना है, आपको यहाँ वेरीफाई करना है कि F एक संबंध है, इसको बताना है ये कथन सही है कि गलत, और F एक फलन है, इसको बताना है ये कथन सही है कि गलत है। संबंध का परिभाषा क्या होता है, संबंध तो हमेशा F सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होता है, जहाँ संबंध का परिभाषा हम पहले वीडियो में दिए थे, उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो जैसे एक ए क्रॉस बी, क्योंकि ए से बी में डिफाइन किया गया, तो क्या ए क्रॉस बी होता क्या है, ध्यान दें, ए क्रॉस बी जब बनाएंगे तो इसमें और इसमें के अवयवों को लेकर क्रमित युग्म बनाते हैं, जैसे 1 1 1 5 1 9 1 11, ऐसे बहुत से अवयव आएंगे। बहुत से का मतलब 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4 5 6 6 चौके 24 क्रमित युग्म होंगे। तो क्या ये जो F में जो क्रमित युग्म हैं, ये सब इसमें होंगे कि नहीं, ये देखना। जैसे 1 5, देखिए 1 और 5 होगा इसमें कहीं, यहाँ 2 9 है तो 2 9 भी होगा, यहाँ 3 1 दिया तो 3 1 भी इसमें कहीं ना कहीं होगा। इसका मतलब ये वाला F एक संबंध है, ये कथन सत्य है। फलन कब कहते हैं, फलन तब होगा जब इसके प्रत्येक अवयवों का प्रतिबिंब बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो। जैसे इसको आप, सबसे अच्छा तरीका ये होता है, आप पेन डायग्राम बनावे, इसमें तुरंत पकड़ में आ जाता है। जैसे 1 2 3 4 इसमें दिया है ए में, और F को इसमें डिफाइन कर लेते हैं 1 5, इसको देखकर 1 5 9 11 15 16, जो दिखाया गया देखिए 1 5 से रिलेटिव है, 1 5 से संबंधित है, 2 9 से है, 3 1 से है, 3 1 से है, 4 5 से है, 4 5 से है, और 2 11 देखिए क्या होना चाहिए फलन के लिए, इसका प्रत्येक अवयवों का प्रतिबिंब होना चाहिए। खैर ये बात तो मिल रहा है, और प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ 2 के ध्यान दीजिए, 2 के 2 प्रतिबिंब हैं, ये फेल कर गया, 2 के 2 प्रतिबिंब हैं, ये कारण होगा कि F एक फलन नहीं है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। प्रश्न नंबर 11 में क्या दे रहा है, F क्रमित युग्मों के रूप में डिफाइन किया गया ए बी ए प्लस बी, और ए बी जेड के एलिमेंट है, जेड पूर्णांकों का समुच्चय। इसको आपको जांच करके बताना है कि ये फलन है या नहीं है, अपने उत्तर का औचित्य भी देना है। देखिए नकारना है, किसी चीज को नहीं कहना है, तो कोई एक कमी ऐसा दिखा दें कि जिससे ये साबित हो जाए कि फलन नहीं है। फलन होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी एक अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये अगर हम कोई एक ऐसा एलिमेंट यहां दिखा दें जिसके 2 प्रतिबिंब हैं, तो वह फलन नहीं होगा। जैसे हम F15 का चलिए दिखा रहे हैं, तो यहां कैसे समझेंगे किससे रिलेटिव होगा, इसका गुणनखंड कीजिए। जैसे F15 को 3 × 5 लिखते हैं हम, तो ये किससे संबंधित हो रहा है, a प्लस बी से, अर्थात 3 + 5 मीन्स 8 होगा। और यही F15 आप क्या इसको -3 × -5 लिख दें, तब भी तो ये 15 ही होगा। तो फिर इसका डिफिनीशन a + b ही होगा,
-3 -5 होगा, ये तो -8 हो गया। इसका मतलब इधर 15 जो है ये 8 से भी रिलेटिव हो रहा है और -8 से भी, इसलिए यह फलन नहीं है, क्योंकि एक ही अवयव के दो प्रतिबिंब हो गए, इसलिए यह फलन नहीं होगा। चलो प्रश्न नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस प्रश्नावली का। ए एक सेट दिया है और एफ एक फंक्शन डिफाइन किया गया है a to n, इसके अवयवों को नेचुरल नंबर से अटैच करना है, संबंधित करना है, जबकि डेफिनेशन यह है कि n का महत्तम अभाज्य गुणक है। तो एक काम हम कर रहे हैं, सबका महत्तम अभाज्य गुणक ही निकाल लो। n का महत्तम अभाज्य गुणक क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो अभाज्य हो और उससे 9 विभाजित हो। तो 9 का क्या होगा? तो F9 करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 9 का फैक्टर करते हो तो 3 इंटू 3 ही होगा ना, 1 इंटू 3 इंटू 3। इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। ऐसे 10 का देखते हैं तो 1 इंटू 5 इंटू 2 होगा, तो महत्तम बड़ी संख्या 5 है, तो F10 क्या होगा? 5 होगा। 11 का क्या होगा? 1 इंटू 11, तो आप देख सकते हैं F11 इक्वल 11 ही होगा। यहाँ सबका हम बना रहे हैं। F12 क्या होगा? तब 3 चौको 12, 3 होगा। F13 क्या होगा? ये भी 13 ही होगा। क्या पूछा आपसे? इसका केवल परिसर पूछा, परिसर, तो परिसर इसी का बना लेते हैं। ये होगा 3, 5, 11, यहां से लिख रहे हैं, ये 3 2 बार नहीं लिखेंगे, 30। यहाँ फलन की बात नहीं है, ये हम लोग विविध प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ संबंध के भी प्रश्न हैं, जैसे इसको जांच करना ये फलन है कि नहीं, तो इसे फलन होगा भी, क्योंकि 9 के सबका आप देख सकते हैं। केवल परिसर बताना, 3, 5, 11 और 13 हो गया। इस तरह से हम दूसरा चैप्टर कंप्लीट किए, संबंध फलन आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके इसमें, पहला सेट और दूसरा रिलेशन। ये दोनों का नोट्स आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें।